दर्द का रिश्ता होता है। किसकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कह रहे हैं पापा आप? अगर तुम दफ्तर नहीं संभाल सकते हो तो सारी अथॉरिटी मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। वाह भाई साहब वाह, आखिर आपके इरादे जुबान तक आ ही गए। और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये फाइल किसी और को सौंपी या इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो माँ जी को जान से मार देगा। उसकी नजर भी इस 40 एकड़ जमीन पर है चंदन। वो मुझे बार बार यह धमकी दे रहा था कि मुकुंद प्रसाद, मैं तुम्हें अकेले यह जमीन हजम करने नहीं दूंगा। और इसी जमीन के लालच में उसने माताजी को अगवा किया। वो मुझे फिर से फोन करेगा। लेकिन आज अगर मैंने पूर्णिमा को यह फाइल दे दी होती या उसके सामने ऐसी कोई भी बात करता तो पूर्णिमा भी यह बात उजागर कर सकती थी। और इसी हालत में वो बदमाश माँ जी को जान से मार देता। इसीलिए मैंने पूर्णिमा के सामने इस तरह से बातें की। अगर माँ जी को कुछ भी हुआ बेटा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। क्या हुआ नैना? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हैं? जो मैं सुनकर आई हूँ ना, वो अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या खबर है? मेरे मंसूबा पर पानी फेरने वाली खबर तो लेकर नहीं आई हो तुम? एक खबर तो सुनिए। पूर्णिमा कहीं और नहीं गई है, हरिद्वार गई है। हरिद्वार? हाँ, हरिद्वार गई है। और अब हरिद्वार गई है तो जाहिर सी बात है वहाँ घूमने तो नहीं गई है, गंगा माँ की आरती में हिस्सा लेने तो नहीं गई है ना। जरूर ये पता लगाने गई है कि दादी माँ कहाँ है। और मुझे तो शक है कि वो चंदन और मुकुंद प्रसाद को भी मिलने गई है। तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि वो चंदन और मुकुंद प्रसाद से मिलने गई है अपने हिसाब से? झूठ बोलूं तो जुबान जले। अरे ये सारी बातें मैंने पूर्णिमा के मुंह से ही सुनी थी। पूर्णिमा को ये पता लग गया है कि मुकुंद प्रसाद की, जिस मुकुंद प्रसाद की इस घर में चर्चा हो रही है, वो चंदन के पिता है। और जाहिर सी बात है पूर्णिमा तो चंदन को पहले से ही जानती है। ओह, तो इसका मतलब पूर्णिमा को पहले पता नहीं होगा कि चंदन है वो मुकुंद प्रसाद का बेटा है। हाँ, पूर्णिमा को भी ये बात अभी पता लगी। मुझे तो लगता है कि ये सुरभि और चंदन का कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है, क्योंकि पूर्णिमा सुरभि से इसी बात को लेकर बात कर रही थी। सब कुछ मिलाकर अब मुझे ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अगर पूर्णिमा को अब मुकुंद प्रसाद और चंदन के बारे में पता लगा है तो बहुत देर हो चुकी है। बुढ़िया उनके हाथ नहीं लगने वाली अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन वो चंदन और मुकुंद प्रसाद तो उसे बता सकते हैं ना। और मुकुंद प्रसाद को तो मैंने पहले ही समझा दिया है ना कि अगर उसने इस मामले में जबान खोली या बुढ़िया के बारे में किसी को भी बताया तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा अपने हिसाब से। मुकुंद प्रसाद तो बुरी तरह फंसा हुआ है नैना। वो किसी को कुछ नहीं बता सकता ना। बस अब जल्दी से मुकुंद प्रसाद चौरसिया से उस 40 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवानी है अपने हिसाब से। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो कर तो देगा ना। अगर मैं उससे 40 एकड़ जमीन पूरी मांगता तब उसे कोई एतराज होता। अरे मैं तो आधी जमीन में समझौता करने को तैयार हूं। अब बताओ, आधी जायदाद, मेरा मतलब है 20 एकड़ जमीन क्यों नहीं देगा? और अगर नहीं देगा तो समझ लो बुढ़िया के कत्ल के इल्जाम में चला जाएगा जेल।
अपने हिसाब से। तो क्या माँ जी को मार देंगे आप? जिसके खुद के बेटे अपने खुद के नहीं हुए तो मैं तो फिर भी पराया ही हूं ना। बस तुम इस घर के मामले पर पूरी तरह नजर रखो, कोई भी बात हमसे छुपी नहीं रहना चाहिए। मुकुंद प्रसाद से मैं आज ही बात करता हूँ और उससे 20 एकड़ जमीन लेता हूँ। उसके बाद इस बुढ़िया का क्या करना है वो देखेंगे अपने हिसाब से। पता है दीदी, 2 दिन के बाद इनके बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, इनके पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है ताकि फोन पे उसे बधाई दे सके। नहीं दीदी, अब मैं उसे फोन नहीं करूंगी क्योंकि वो अब मेरा बेटा नहीं रहा। अगर वो मेरा बेटा होता तो मुझे छोड़कर चला जाता। उसने तो अपनी जिंदगी आबाद कर ली है। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि वो जहां भी रहे खुशहाल रहे। हाँ मंगला, चाहे बच्चे कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन हमारे दिल से तो उनके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। आप ठीक कहते हैं दीदी, मगर दिल तो रोता है ना। काश कि हमारे अपने हमारे पास होते हैं, हम अपनों के बीच में होते हैं। क्या मंगला का दिल नहीं रोता होगा कि उसका बेटा वहां धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाएगा और ये यहाँ उसकी याद में आंसू बहा रही है। मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। मेरा बेटा बहुत छोटा था जब उसके पिता का स्वर्गवास हुआ। मैंने अपने बेटे को ही अपना सहारा मानकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। मैंने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने उसे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने अपने बेटे की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी की। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाऊंगी और इसीलिए दिन रात मेहनत करके मैंने उसे पढ़ाया। वो इंजीनियर बनना चाहता था, मैंने उसे इंजीनियर बनाया क्योंकि मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तो वही था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसे पढ़ा लिखा कर एक दिन मैं उसे ही खो दूंगी। तुमने घर तो बनाया होगा, उसका क्या हुआ? मैं अपना देश छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा जो कनाडा में काम करता था, एक दिन वो घर वापस आया और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा। मुझसे कहने लगा कि इस घर की देखभाल कौन करेगा, और इसीलिए उसने घर भी बिकवा दिया। सारे पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हो गए और इसी बीच कनाडा से बार बार एक लड़की का फोन आता था। मैंने बार बार पूछने पर उसने बताया कि वही उसने एक लड़की से शादी कर ली है। मैं क्या करती? फिर मैं उसके साथ कनाडा जाने के लिए निकल पड़ी। एयरपोर्ट पहुंचकर वो मुझे बाहर बिठाकर ये कहकर गया कि वो अपना बैग जमा करने के लिए जा रहा है। दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। मैं इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आया। फिर मैंने वहां एक आदमी से पूछा, उसने अंदर पूछताछ करके बताया कि कनाडा की फ्लाइट तो दोपहर में ही निकल गई। उसके साथ साथ मेरा बेटा भी कनाडा जा चुका था। मैंने सोच लिया मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा बेटा भी, मेरा घर भी बिक चुका था। मेरे पास सिर्फ एक ही आसरा था, ये आश्रम।
पापा, किसी भी तरह उसका पता लगाना होगा कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। बेटा, मैंने उससे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो जानते उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा कि मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूं और पड़ोसी से कोई भी बात छुपती नहीं है। बेटा, माँ जी हमारे घर पे रह रही थी, ये बात हमारे आस पड़ोस के लोगों को तो पता थी, लेकिन यही बात किसी बाहर वाले को कैसे पता चल सकती है? पापा, कौन सी बात कहाँ तक पहुंचेगी, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्या हमने कभी सोचा था कि पूर्णिमा अचानक से हमारे सामने आ जाएगी और हम पर यह इल्जाम लगाएगी कि हमने दादी माँ को कैद करके रखा है? ये बात उसके सामने नहीं खुल सकती थी। मगर ये बात उसके सामने आ गई। उसी तरह इस बात को कोई और भी जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन बेटा, आखिर वो है कौन जिसने माँ जी को अगवा कर रखा है? माँ जी को बचाने के लिए हमें ये जानना तो बहुत जरूरी है कि वो शख्स कौन है, कहाँ है। कैसे भी करके पता लगाए। यदि उसने कैद किया है तो पता नहीं माँ जी को किस हाल में रखा होगा। आप चिंता मत करो, हम किसी भी तरह उसका पता लगा ही लेंगे। अच्छा पापा, उसने आपको फोन किया था, अपना फोन चेक कीजिए, उसका नंबर आपके मोबाइल पर होगा ही। हाँ बेटा। ये नंबर है बेटा। उसने अपना फोन बंद करके रखा है, लेकिन वो आपको फोन जरूर करेगा। पापा, अब की बार जब उसका फोन आए तो आप उससे अच्छी तरह से बात कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो कौन है और कहां से बात कर रहा है। बड़ी माँ प्लीज सुनिए तो। खुशबू, बात मत कर मुझसे, हाथ धो गई है। बहुत नाराज हूं मैं तुझसे। अकेली गई है पूर्णिमा, इतनी देर हो गई, कुछ पता नहीं कब तक आएगी, रात होने को आई। बड़ी माँ, मैंने भी पूर्णिमा दीदी का फोन लगाया था, लेकिन उनका फोन ही ऑफ हो चुका है। अरे उसे इस तरह से अचानक हरिद्वार जाने की क्या सूझी? साफ साफ मुझे कुछ बताया भी नहीं, बस जिद करने लगी कि मुझे हरिद्वार जाना है। बड़ी माँ, पूर्णिमा दीदी हरिद्वार क्यों गई है अब ये तो पूर्णिमा दीदी ही बताएंगी। ये लड़की भी ना साफ साफ कुछ नहीं बताती, बस जो ठान लिया वो ठान लिया, जिद करने लग जाती है और सबकी नजरों में बुरी मैं बनती हूँ। बड़ी माँ, पूर्णिमा दीदी। क्या बात है पूर्णिमा? कुछ नहीं माँ। अरे तू जाने से पहले भी कुछ नहीं बताया तूने, अब तो बता आखिर बात क्या है? क्यों गई थी हरिद्वार तू? मैं नहीं बता सकती माँ। सोचा था कि आने के बाद सबको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती मैं। बड़ी माँ, पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर तुम्हें हमारे घर भेजा और तुम
जो कुछ भी कर रही हो वो भी हमारे ऊपर एक कर्ज ही तो है। दर्द का रिश्ता होता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने श्रावणी। इस घर में रहना तो अब एक पल के लिए भी मुश्किल हो गया। आते जाते हर छोटी बड़ी चीज पर टकराओ। मैं करूं तो क्या करूं? कर क्या सकते हैं? सरस्वती तो आजकल हर बात में पलटकर जवाब देती है और केदार भैया भी ऐसे ही हो चुके हैं। हम लोग तो शायद हर बात को सहन कर भी ले, लेकिन हमारे बच्चे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं श्रावणी। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर मेरे चाहने से कोठी बिक तो नहीं जाएगी ना? अंकल, अरे बेटे, तुम्हें चाय लाने की क्या जरूरत है? इतने दिन से इस घर में कम से कम ये बात तो मैं समझ ही गई कि इस समय पर आपको चाय की जरूरत होती है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है बेटी। पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर तुम्हें हमारे घर भेजा। और तुम जो कुछ भी कर रही हो वो भी हमारे ऊपर एक कर्ज ही तो है। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों का कोई कर्ज हो मुझ पर, जिसे उतारने के लिए मैं इस घर में आई हूं। शालिनी, तुम्हारी सुरभि से कुछ बात हुई क्या? वो इतनी मायूस और उदास क्यों दिख रही है? हाँ, मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर कोई बात चलानी हो तो किससे बात की जाए। तो सुरभि ने क्या कहा? उसने कहा कि घर में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे बात की जा सके। खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते, थोड़ा सा दुख। किसकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? रिश्तों से हारे रिश्ते, माँ के पाकीज़ा रिश्तों को ठग लेते हैं अब तो बेटे। माँ के कौन सी दादी माँ? कौन सी जमीन? ठग लेते हैं अब तो बेटे। माँ के दुख को और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे? कौन है ये? दर्द का रिश्ता होता है। तुम्हारी दादी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। रिश्ता होता है। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफी की जो तुम कह रही हो तो फिर तुम उन्हें जिंदा नहीं पाओगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और हाँ, पुलिस स्टेशन जाने की गलती हरगिज मत करना, वरना जिंदगी भर इस बात को लेकर पछताओगी कि अपनी दादी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम खुद बन। उन लोगों ने दादी माँ को कैद करके रखा है और मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती। अगर मैंने किसी के सामने जुबान खोली तो वो दादी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जरूर मेरे वहां पहुंचने से पहले चंदन और उसके पिता को खबर लग चुकी हुई, और ये खबर किसी और ने नहीं, जरूर उस सुरभि ने दी होगी। चंदन ने जानबूझकर सुरभि को यहाँ रखा ताकि वो हर बात की खबर देती रहे। कैसी लड़की है ये? कितनी मजबूर हूं मैं कि मुझे खुशबू को भी मना करना पड़ा है कि वो इस बारे में किसी और को कुछ न बताए। कितनी मजबूर हूं मैं कि कुछ भी नहीं कर सकती।
क्या जानने आई हो तुम? कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्या ये जानने आई हो कि मेरा अगला कदम कौन सा होगा? ये तुम क्या कह रही हो पूर्णिमा? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। तुम जैसे घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे। पैसों के लालच में इतना गिर सकते हो तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा मत कहो पूर्णिमा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, बल्कि अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। तुम्हारे फूफा ने हमारी 40 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली है। बेईमानी नहीं, हत्यारे हैं वो, हत्यारे। अरे लानत है तुम जैसे लोगों पर। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, बहुत बहुत बड़ी गलती। दर्द का रिश्ता होता है। बेईमानी नहीं, हत्यारे हैं वो, हत्यारे। तुम जैसे लोगों की शक्लें देखने से भी नफरत होती है अब तो मुझे। नहीं, ये झूठ है। मैं अपने फूफा जी के बारे में सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। मेरे फूफा जी धर्म कर्म को मानने वाले इंसान हैं। उन्होंने तो आज तक किसी का दिल तक नहीं दुखाया, और तुम उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। तुम तो इसे इल्जाम ही मानोगी ना। तुम ये थोड़ी मानोगी कि चंदन और तुम्हारे फूफा जी ने क्या क्या साजिशें रची है। क्या सोच के भेजा है तुम्हें उन्होंने वहां? अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मुझे बता दो पूर्णिमा, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कितनी अजीब बात है ना पूर्णिमा, एक तरफ तुम्हारे घर वाले हैं जो चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, और एक तरफ तुम हो। तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी और तुम ही मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई यही है। तो फिर तुम सबको जाकर बता क्यों नहीं देती? बता क्यों नहीं देती कि क्या सच्चाई है? वाह, अब ब्लैकमेलिंग पे आ गई ना तुम। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ये नहीं कर सकती। अरे लानत है तुम जैसे लोगों पर। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, बहुत बहुत बड़ी गलती। माता जी का पता लगाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इस समय माता जी की जान खतरे में है। अगर आने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं आने वाला है तो घर जाइए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और चेक से सब पे साइन करवाइए। उसके नहीं आने से ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए। जी सर। 20 एकड़ जमीन का फैसला आज ही होगा।